की बार अब की बार नरेंद्र मोदी कह रहे थे 400 पार, सुना होगा। अब बोल रहे हैं 400 पार, अब 150 पार नहीं बोल रहे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 16 मार्च 2024 को भारत की 18वीं लोकसभा के चुनावों की तारीखों का ऐलान किया। इस ऐलान के बाद देश के तमाम नेता, जिनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेके कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी तक शामिल थे, सभी लोग एग्रेसिव इलेक्शन मोड में आ गए। पूरे देश भर में रैलियां की जाने लगी और उन रैलियों में सभी नेताओं ने एक दूसरे को कोसना शुरू कर दिया। क्या मतलब? ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। जब ये अग्निवीर जैसी योजना लाते हैं तो ये रिजर्वेशन को खत्म कर रहे हैं। जनता को नए नए चुनावी वादों के लॉलीपॉप दिए जाने लगे, नए नए सपने दिखाए जाने लगे और तमाम नेता खुद को और खुद की पार्टी को दूसरों से बेहतर बताने लगे। क्या सच में आपका फेवरेट लीडर सबसे बेहतर है? क्या सच में इन पॉलिटिकल पार्टीज के पास कोई विजन है या फिर ये सारी बातें सिर्फ चुनावी जुमले हैं? और क्या सच में इन पॉलिटिकल पार्टीज के पास आपके, मेरे और हमारे देश के डेवलपमेंट के लिए कोई प्लान है? इन्हीं सारी चीजों को समझने के लिए आज हम देश की दो सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज बीजेपी और कांग्रेस के इलेक्शन मैनिफेस्टो की एक कंपैरेटिव स्टडी करने वाले हैं। इस कंपैरेटिव स्टडी के बाद आप ये बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि जिस पॉलिटिकल पार्टी और जिस नेता को आप अपना वोट देने जा रहे हैं, क्या वो सच में आपका वोट डिजर्व करता है? जिस पॉलिटिकल पार्टी या जिस नेता के हाथ में हम अपने देश के अगले 5 साल की जिम्मेदारी देने जा रहे हैं, क्या वो सच में उस जिम्मेदारी के योग्य है? इन्हीं तमाम सवालों के जवाब आज हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है अमित और आप देखना शुरू कर चुके हैं दुनियादारी। बीजेपी और कांग्रेस के इलेक्शन मैनिफेस्टो को कंपेयर करने से पहले हम ये जानते हैं कि इलेक्शन मैनिफेस्टो है क्या। इलेक्शन मैनिफेस्टो या फिर चुनावी घोषणा पत्र एक तरीके का रिटन डॉक्यूमेंट होता है जिसके जरिए कोई भी पॉलिटिशियन या पॉलिटिकल पार्टी अपने व्यूज, प्लान्स और पॉलिसीज को पब्लिक के साथ शेयर करती है। यानी अगर उस पॉलिटिशियन या पार्टी को वोट दिया जाए तो वो जनता के लिए क्या क्या काम करेंगे, इन सब का लेखा जोखा इलेक्शन मैनिफेस्टो के अंदर होता है। साल 2014 और 2019 में प्रचंड बहुमत हासिल करने वाली भारतीय जनता पार्टी ने 14 अप्रैल 2024 को अपना इलेक्शन मैनिफेस्टो पब्लिश किया, जिसमें बीजेपी ने देश की जनता से करीब 600 से ज्यादा वायदे। बीजेपी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र को नाम दिया है संकल्प पत्र, जिसकी टैगलाइन है मोदी की गारंटी। यानी बीजेपी ये बताने की कोशिश कर रही है कि इस चुनावी घोषणा पत्र में जो वायदे किए गए हैं वो सिर्फ वायदे नहीं है, बल्कि उन्हें पूरा करना बीजेपी का संकल्प है और इन वायदों को पूरा करने की गारंटी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे रहे हैं। अपने चुनावी घोषणा पत्र के बहुत बड़े हिस्से में बीजेपी ने अपने पिछले 10 साल की योजनाओं का बखान किया है, जिसमें 80 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त राशन, 4 करोड़ से अधिक परिवारों को पीएम आवास योजना के तहत घर देना और 10 करोड़ से अधिक महिलाओं को गैस कनेक्शन देना जैसी योजनाएं शामिल हैं। बीजेपी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में युवाओं को खासतौर पर टारगेट किया है, क्योंकि बीजेपी ये जानती है कि जिस पार्टी को युवाओं का साथ मिलेगा उसकी जीत सुनिश्चित है। अपने चुनावी घोषणा पत्र में बीजेपी ये बताती है कि उसने पिछले 10 सालों में 6 IITs, 7 IIMs, 16 ट्रिपल IITs, 315 मेडिकल कॉलेज और करीब 390 यूनिवर्सिटीज खोली हैं, जिसमें हर साल हजारों छात्र ग्रेजुएशन की डिग्रियां ले रहे हैं। लेकिन इस चुनावी घोषणा पत्र में बीजेपी ये बताना भूल गई कि पिछले 5 सालों में युवाओं में बेरोजगारी की दर जो 21% से बढ़ के दुगने पे पहुंच गई, 42% पे पहुंच गई, उस बेरोजगारी की दर को कम करने के लिए बीजेपी के पास क्या योजना है? इन योजनाओं के बारे में बीजेपी के चुनावी घोषणा पत्र में कहीं कोई जिक्र नहीं है। दूसरा, पेपर लीक को रोकने के लिए बीजेपी ने विधेयक लाने की बात तो की है, लेकिन जिन राज्यों में अभी बीजेपी की सरकार है वहां पे पेपर लीक को रोकने के लिए क्या योजनाएं बनाई गई हैं, इसका कोई जिक्र घोषणा पत्र के अंदर नहीं है। युवाओं के बाद वो दूसरी कम्युनिटी जिसे बीजेपी ने टारगेट किया है वो है किसान। अपने मैनिफेस्टो में बीजेपी ये बताती है कि उन्होंने अपने पिछले 10 सालों के कार्यकाल में करीब 11 करोड़ से अधिक किसानों के खातों में हर साल प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 6,000 रुपए डाले हैं। इसके अलावा करोड़ों किसानों की फसल बीमा योजना के तहत फसलों का बीमा किया है, जिससे किसानों की आय दोगुनी हुई है।
लेकिन इस सवाल का जवाब कोई नहीं दे रहा है कि 2014 से लेकर 2022 तक हमारे देश में रिकॉर्ड 1,04,74 किसानों ने आत्महत्या की। उस आत्महत्या का जिम्मेदार कौन है? अगर सच में मोदी सरकार में किसानों की आय दोगुनी हुई है तो पिछले 9 सालों में हर दिन ऑन एन एवरेज 30 किसान आत्महत्या क्यों कर रहे हैं? इसके अलावा मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी एमएसपी पे जिस कानून के बारे में प्रधानमंत्री 2014 से पहले बात किया करते थे, उस कानून को बनाने के बारे में इस मैनिफेस्टो में कोई जिक्र नहीं किया गया है। युवाओं और किसानों के बाद अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो के जरिए बीजेपी ने महिला वोटरों को भी लुभाने की कोशिश की है, जिसमें महिलाओं को आरक्षण, सुरक्षा, सम्मान और खेलकूद में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने जैसी योजनाएं शामिल हैं। लेकिन जंतर मंतर पर ब्रजभूषण शरण के खिलाफ आंदोलन कर रही महिला पहलवानों के साथ पुलिस ने क्या किया और मणिपुर के अंदर महिलाओं के साथ किस तरीके का अत्याचार हुआ, ये पूरे देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया ने भी देखा। और ये दोनों ही घटनाएं बीजेपी के राज में हुई है। इन सब के अलावा राम मंदिर निर्माण, धारा 370 को हटाना और ट्रिपल तलाक जैसी कुप्रथा को खत्म करने जैसी योजनाओं के बारे में भी बीजेपी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में जिक्र किया है। साथ ही वन नेशन वन इलेक्शन और यूसीसी जैसी योजनाओं को लागू करने की गारंटी भी बीजेपी ने इस मैनिफेस्टो में दी है। देश की सबसे पुरानी पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस ने भी अप्रैल 2024 में अपना घोषणा पत्र जारी किया, जिसका नाम रखा गया न्याय पत्र और जिसकी टैगलाइन है हाथ बदलेगा हालात। इस घोषणा पत्र के जरिए कांग्रेस ये बताने की कोशिश कर रही है कि मोदी सरकार के पिछले 10 सालों में महिलाओं, युवाओं, किसानों, अल्पसंख्यकों और दलितों के साथ बहुत अन्याय हुआ है और अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो वो इन सबको न्याय दिलाएगी। कांग्रेस के घोषणा पत्र में जिस न्याय की सबसे पहले बात की गई है वो है युवा न्याय। बीजेपी की तरह कांग्रेस ने भी युवाओं को लुभाने की कोशिश की है। इसके लिए कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में यह ऐलान किया है कि 25 साल से कम उम्र के डिग्रीधारी और डिप्लोमाधारी छात्रों को हर साल 1 लाख रुपए की अप्रेंटिसशिप प्रोवाइड की जाएगी। इसके अलावा पेपर लीक की समस्या को रोकने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का निर्माण किया जाएगा। अब सवाल यह है कि राजस्थान, जहां पे कुछ समय पहले कांग्रेस की सरकार थी, वहां पे पिछले 10 सालों में करीब 26 बड़े पेपर लीक हुए। वहां पे पेपर लीक की समस्या को निपटाने के लिए कांग्रेस की सरकार ने क्या किया? वहां पेपर लीक में बड़े बड़े नेताओं से लेकर पूरा सरकारी तंत्र शामिल था। वहां पे फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का निर्माण क्यों नहीं किया गया? युवा न्याय के बाद जिस दूसरे न्याय की बात कांग्रेस करती है वो है नारी न्याय। इसके लिए कांग्रेस महालक्ष्मी योजना के तहत हर महिला को सालाना करीब 1 लाख रुपए का अनुदान प्रदान करेगी। इसके अलावा केंद्रीय स्तर पर सभी सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 50% का आरक्षण प्रदान किया जाएगा। लेकिन नारी न्याय की बात करने वाली कांग्रेस शासित राज्यों में और पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में महिलाओं के खिलाफ होने वाले अन्याय पर कभी आवाज नहीं उठाती, क्योंकि इन राज्यों में उनकी खुद की और उनके साथियों की सरकार है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में तीसरा न्याय है किसान न्याय। किसान आंदोलन के समय कांग्रेस ने किसानों का भरपूर सहयोग किया और अब अपने घोषणा पत्र में भी कांग्रेस किसानों के लिए कई सारी योजनाएं लेके आई है, जिसमें एमएसपी पर स्थायी कानून बनाना, किसानों की कर्ज माफी को लेकर योजनाएं बनाना और इसके अलावा भी किसानों के विकास के लिए कई सारी योजनाएं शामिल हैं। पर सवाल यह है कि जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, क्या उन राज्यों में एमएसपी पर कोई स्थायी कानून है? जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है वहां पे किसानों के कर्ज माफी के लिए सरकार क्या काम कर रही है? और ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीजेपी के समय में ही किसानों ने आत्महत्याएं की हैं। 2014 से पहले भी हर साल हजारों किसान आत्महत्या करते थे। उस समय पर किसानों की आत्महत्या को रोकने के लिए कांग्रेस सरकार ने क्या कदम उठाए? इन सब के अलावा कांग्रेस वरिष्ठ नागरिकों, श्रमिकों और अल्पसंख्यकों के लिए भी कई सारी योजनाएं लेके आई है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों के ही मैनिफेस्टो में वादों की भरमार है, लेकिन क्या इन वादों को पूरा करने की योजनाएं और इरादे इन सरकारों के पास हैं? ये एक चर्चा का विषय है। तो एक वोटर के तौर पे तय आपको करना है कि आपको मोदी की गारंटी पे भरोसा है या फिर आप कांग्रेस के न्याय पे विश्वास रखते हैं। एक और बात, हो सकता है मेरे और आपके पॉलिटिकल व्यूज एक दूसरे से अलग हों, लेकिन इस देश में जो भी सरकार बनेगी उसके फैसले आपको, मुझे और हमारे देश को प्रभावित करेंगे। इसलिए केवल सोशल मीडिया या टीवी पर सुनी सुनाई बातें छोड़कर खुद अपने विवेक से फैसला लेकर ही वोट डालें। आप देश के जिस भी कोने से इस वीडियो को देख रहे हैं, आप एक जिम्मेदार नागरिक की तरह सोच समझ के अपना मतदान करें,
क्योंकि आपका एक वोट देश के अगले 5 साल का भविष्य तय करेगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं जल्दी किसी नए सामाजिक मुद्दे के साथ। तब तक अपना और अपनों का बहुत बहुत ध्यान रखिए और देखते रहिए दुनियादारी। नमस्कार।